इसलिए आज सच बोलिए और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी से नहीं लड़ना, किसी को तलवार को उठा के नहीं मारना, लेकिन एक बात ध्यान, बात का जवाब बात से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तलवार का जवाब तलवार से। अगर कुछ लोगों को यह पागलपन हो गया कि नहीं हमारी तो यह परंपरा नहीं थी, तो अपनी परंपरा को गाली मत दीजिए। इससे कुछ मुद्दों से देश को आप अवगत भी करा देते, तो भी आज की स्थिति जहां हम खड़े हैं कि आपको भारत राज्य की धरती पर कोई 40,000 मंदिरों के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आपका दावा समाप्त हो गया है। चौराहे में खड़े होकर के जैसे किसी ने आपको गाली दी हो और आप कह रहे हो उनको सुनाई नहीं दे रही, तो यह आपकी मक्कारी और कायरता है। पार्लियामेंट में सब कुछ हुआ, आपके लोग भी मौजूद थे, लेकिन इस पर चर्चा कभी की नहीं। बस हमारा काम हो गया, अयोध्या से हम पहुंचेंगे तो अयोध्या चलाओ, अयोध्या चली। अब अयोध्या का तो समापन हो गया, तो अब ध्यान आया है, तो सवाल यह कि पहले तो आपने साइन किए। मेरा सवाल यह है कि हमारी टीम के साथी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई है कि आप ये बताएं कि भारत की संसद को, जिसे कुछ लोग चुनते हैं, हजारों करोड़ों लोग वोट नहीं भी देते, उस संसद में चुने हुए लोग गए, उन्होंने एक कानून बना दिया, तो हमारी प्ली यह है कि हमारे बाप दादा परदादा का, हमारे पूर्वजों के जो मंदिर थे, उन मंदिरों को, भारत की संसद को किसने यह ताकत दी कि आप उन मंदिरों को यह कह दें कि ये 15 अगस्त 1947 को जैसे थे अब ये वैसे ही रहेंगे? ये संसद को कोई भी अधिकार नहीं है और हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। हम इस बात से खुश नहीं है कि हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम दुनिया के ऐसे समाज हैं जिस देश में आपकी गिनती 90 से 95 करोड़ हो, आप संविधान को मानते हो, जैसा भी है, टूटा फूटा 50 कमियां होंगी उसके अंदर, फिर भी हम मानते हैं। लेकिन आज आपके लालच और डर के कारण आप इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई लोग आपके बारे में, हमारे बारे में सोचते होंगे तो सोचते होंगे ये कैसे महामूर्ख लोग हैं यार। आप लाख बात कहिए चंद्रगुप्त की, चाणक्य की, सब आप उसी से जानते हैं, महात्मा गांधी से नहीं जानते। आप आज भी इस भारत में जिसमें सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, टैक्स टाइम पे भरने वाला, जीएसटी टाइम पे भरने वाला, वो समाज सरकारों से भीख मांग रहे हैं, लिटरली भीख मांग रहे हैं। और भीख में क्या मांगते हैं आप? कि हमें भारत में समान नागरिक अधिकार चाहिए। इससे हमको शर्म नहीं आई कि हमने अपनी चाटुकारिता से, क्योंकि समय समय पर बड़े बड़े दलाल पैदा इस देश में हुए, अपने स्वार्थों के लिए हमने इस देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जिसका जिक्र भारत के संविधान के किसी पेज पे नहीं है, उनको इतने अधिकार दे दिए कि आज इस देश का बहुसंख्यक समाज समान नागरिकों के अधिकारों की मांग इसलिए कर रहा है कि जो कम है उनके अधिकार आपसे 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं सिर्फ इतनी बार बार कहता हूं, मेरा कोई विचार नहीं है, बहुत विचारक है इस देश में, नए नए विचार है, मैं किसी का विरोध नहीं करता कभी,
और मंचों से खासतौर से नहीं करता। लेकिन आज आप, मैं कल जब ज्योति महेश्वरी जी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि ये पहली सभा होगी इस पूरे 8-9 साल के सफर में कि जब सुबह सुबह लोग चाय वाय पीते हैं, कुछ ठंडी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपने मुझे सुबह ही सुबह आग उगलने के लिए बुला लिया है। मैंने कहा मुझको समझने में, माहौल बनाने में समय लगेगा। ये पहली सभा है जब सुबह सुबह लोग, हजारों काम होते हैं लोगों को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इसके भरने के बाद वो भी भर जाएगा। इसके आप सुशील पंडित को, ललित अंबरदार को, डॉक्टर रत्नू को, जय आहूजा साहब को, मेजर जनरल जीटी बख्शी, कर्नल RS सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल को, ये 10-12 लोगों को क्यों ये देश सुन रहा है? इनमें से ज्यादातर की स्थिति ऐसी है कि कोई 40,000 रुपए, कोई 20,000 रुपए मकान की किराए की मकान पे रह रहे हैं, और सबका एक कैरियर था जो समाप्त हो गया है, और किसी कैरियर की तलाश में नहीं है, किसी संगठन के रिकमेंडेशन की तलाश में नहीं है, किसी सरकार के पार्टी के ऑफिस में नहीं जाते कि हम भी खड़े हैं लाइन में, एक राज्यसभा हमें भी दे दो, हमने बड़ा काम किया है। क्यों आप यहां सुबह सुबह अपना समय निकाल करके आए हैं? सब संपन्न समाज के लोग हैं। वो कौन सी आग है, वो कौन सी तकलीफ है जिसके कारण आज आपने अपना संडे का दिन यहां बिताया? यही दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। इसलिए अगर कोई बात मेरी आपको तर्कों और तथ्यों पे गलत लगे, आप मुझे कभी भी टोक सकते हैं। सार्वजनिक मंच से अगर मैंने कोई तथ्य आपके सामने गलत रखा है, उसके लिए माफी मांग लूंगा। इसलिए अपने ईमेल को भी देता हूं कि आप लिख के भेजिएगा। हो सकता है कि आज आप वेरीफाई न कर पाए। ये वो दौर है कि मैंने बहुत सारे युवा बच्चों को देखा है कि जब तक मैं बोलता हूं इतनी देर में लोग मोबाइल पे चीजों को करेक्ट कर लेते हैं। इसलिए आज सच बोलिए, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी से नहीं लड़ना, किसी को तलवार को उठा के नहीं मारना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बात का जवाब बात से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। अगर कुछ लोगों को यह पागलपन हो गया कि नहीं, हमारी तो यह परंपरा नहीं थी, तो अपनी परंपरा को गाली मत दीजिए। कोई भगवान ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर हम देखते हो वो भगवान होने के बाद भी किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में तीर कमान है, लेकिन हम उन्हें मानने वाले लोग कहते हैं ना, हम तो पत्थर भी नहीं उठाएंगे। जब कायरता इतने अंदर चली जाए तो कैसे तर्कों से आप अपनी उस कायरता को छुपाते हैं? इसलिए बहुत सारे नैरेटिवों में से एक नैरेटिव इस देश में हमसे पहले से हजारों साल से मैंने सुना है, लोग चला रहे हैं। आज भी लोग मंचों से भले ही आप कुछ कह दीजिए, आपके एक्शन में नजर आना चाहिए। डाइस मिलते ही नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं। उन नेताओं को इसलिए छूट है कि वो राजनीति में है, और राजनीति में उन्हें एहसान भाई का भी वोट लेना है। इसलिए वो ये कहें कि सबका साथ सबका विकास बिल्कुल सही है, लेकिन उनको भी 9 साल में पता चल गया किसका साथ है और किसका विकास है। उनको छूट है, मुझे और आपको छूट नहीं है। न मैं किसी सरकार में हूं, न पद पे हूं, न किसी पार्टी में हूं, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। इसलिए आज 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने सुना है कि सरकार आपकी बड़ी चौकन्नी है। आज साल भर पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर रोका था, उनको रखा था कि मैं रुक जाऊंगा। मैं अभी उदयपुर में, जोधपुर में होके गया। मेरी इस स्पीच को एक्सपर्ट को बुला करके
ये पता लगाने की कोशिश हुई कि इसमें हेट क्या है, मिल नहीं रही। इस देश में सच बोलने को हेट स्पीच माना जाता है। हमने झूठ का इतना लबादा ओढ़ लिया है कि हम जैसी सच बोलते हैं तो लोग ये तो हेट स्पीच है। ऐसे ही आपने एक नैरेटिव बहुत सुना और आपने प्रचारित किया, हमने प्रचारित किया, हमारे बुजुर्गों ने प्रचारित किया।